बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर वोटिंग खत्म। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। बद्रीनाथ के 9 पोलिंग स्टेशनों पर पहली बार हुआ मतदान। मंगलौर के लेबर हेडी गांव में वोट नहीं डालने को लेकर हंगामा। भाजपा प्रत्याशी समेत कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद बिगड़ी थी तबीयत। 3 दिन से वेंटिलेटर पर थी शैला रानी। खटीमा, टनकपुर और बनबसा में जल भराव और बाढ़ का हवाई निरीक्षण कर सीएम धामी ने जानी स्थिति। उत्तराखंड में बने बाढ़ जैसे हालात। उधम सिंह नगर जिले के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। लोगों को रस्सी और लकड़ियों के सहारे बचाया गया। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। नैनीताल, चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ की यात्रा करने वालों से सावधानी की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। खटीमा, टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से हुई लगातार वर्षा से हुए जलभराव और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे के दौरान बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर द्वारा टनकपुर और बनबसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद सड़क मार्ग द्वारा मुख्यमंत्री खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने चकरपुर के बनखंडी नाथ मंदिर में बनाया गया अस्थायी बाढ़ पीड़ित शरणार्थी कैंप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने खटीमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। वहीं मीडिया से बात करते वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर बनबसा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय व हवाई निरीक्षण किया है। साथ ही साथ खटीमा में आपदा के कारण बेघर हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का शीघ्र ही आकलन कर तत्काल मुआवजा राशि बाढ़ पीड़ितों को बांटी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सर्वप्रथम पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और जिंदगी पटरी पर लाई जाए। समिति वाले कहाँ गए? काफ़ी नुकसान इस अतिवृष्टि से हुआ है। अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो, तो राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी वालों को कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राथमिकता से काम करें। पहली बार क्योंकि इस क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कहा है कि अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा अतिवृष्टि नहीं देखेंगे। नैनीताल रामचे हॉस्पिटल में सटे क्षेत्र में हुए भूस्खलन से स्टाफ क्वार्टर में रह रहे लोगों को खतरा उत्पन्न हो गया है। बारिश थमने का बाद अब क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन से सुरक्षा दीवारों पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि बीते दिन हुई अतिवृष्टि से वर्ष 2022-23 में एनटीपीसी द्वारा 29.50 लाख रुपए से बनाई गई सुरक्षा दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटने से नीचे बने रामजे हॉस्पिटल का स्टाफ क्वार्टर को खतरा है, जिसकी सूचना उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दी गई है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है कि कार्यदायी संस्था को विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाए। ये इस बार जो अतिवृष्टि हुई है हमारे ज़िले में, उसके बाद ये घटना हुई है और ये कुछ माह पूर्व ही पीडब्ल्यूडी द्वारा ये तैयार कराया गया था दीवार का काम। अभी हमने उनके विभाग को, जैसे ही ये दीवार गिरी वैसे ही हमने विभाग को सूचित कर दिया पीडब्ल्यूडी को, और उनके द्वारा हमें ये बताया गया कि जो ठेकेदार इसके प्रति जिम्मेदार है उनको नोटिस दिया जा रहा है और जब वर्षा खत्म होने के उपरांत फिर से ये दीवार का कार्य शुरू कराया जाएगा। क्योंकि हमने भी हमारे स्तर पे हम ये कर रहे हैं कि हम इनको पूरी जो धनराशि देनी थी हम उसमें रोक रहे हैं। 70% दी गई है, 30%
प्रतिशत हम इसमें रोकेंगे ताकि ये कार्य ढंग से हो। जब तक ये कार्य हमको संतुष्टिपूर्वक नहीं होगा उसके बाद ही हम इनको पूरा पैसा रिलीज कराएंगे इनके लिए। इसमें जो इस तरह की घटना भी देखने में आ रही है, इसके लिए मैं आपदा में जो हमारी प्रावधान है आपदा में मैं इस प्रस्ताव को रखूंगी। मेरे परिवार के ऊपर एक जीबी पंत चिकित्सालय के आवासीय परिसर का श्रेणी 1 के कम से कम 16 आवास निर्मित हैं। उसमें से कम 8 परिवार अभी वहाँ निवासित हैं। सन 2022 में भारी वर्षा जब 19 और 20 अक्टूबर को जो आपदा आई थी, उसके बाद वहाँ पे बहुत विशालकाय बोल्डर गिरने शुरू हुए थे। तो उस समय भी विभाग के द्वारा हमारे द्वारा उन उक्त कर्मचारियों को IDH परिसर है, वहाँ हमारे श्रेणी 2 के 6 आवास रिक्त पड़े, हमने उनको वहाँ शिफ्ट होने के लिए सेमू सर के आदेश पे लेटर इश्यू किए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे विभागीय बजट से आपदा के अंतर्गत वो पैसा आया था। उस पैसे के अंतर्गत हमने प्रांतीय खंड को कम से कम उस दीवार का सुरक्षा दीवार बनाने के लिए 29,50,000 का एस्टीमेट के आधार पे धनराशि अवमुक्ति की गई थी, जो अभी विगत ही 2 माह पूर्व ही उनके द्वारा कार्य पूर्ण करते हुए हमें यहाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था। उत्तराखंड की मौसम को लेकर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस सप्ताह सामान्य रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश 1-2 जगह देखने को मिल सकती है, जो कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी और कुमाऊं रीजन में देखें तो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन इसको सामान्य रेनफॉल एक्टिविटी के रूप में रखा गया है। साथ ही उन्होंने 13, 14, 15 तारीख में नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी, लेकिन इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के चलते येलो अलर्ट रखा गया है, जो कि सामान्य एक्टिविटी में रखा जाता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जो लोग आवाजाही कर रहे हैं वह मौसम की जानकारी लेकर करें। यदि इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी होती है तो नदी नालों के किनारे ना रहें और कहीं महफूज जगह पर रहें। अभी आप एक सप्ताह के लिए अगर बात करते हैं, मौसम में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। सामान्य के आसपास की एक्टिविटी आप कह सकते हैं, सामान्य से कम। बल्कि सामान्य के लिए अगर बात करूं तो 11 और 12 जुलाई को जो है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास बारिश मिलनी चाहिए। और 11-12 में अगर हम हैवी रेंस की भी बात करें तो एक आध दो जगहों में देहरादून है, टेहरी है या पौड़ी है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में देख रहे तो नैनीताल, चंपावत या US नगर, तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में जो है हैवी रेंस भी मिले। लेकिन ठीक है, ये सामान्य के आसपास ही चीज़ें रहेंगी। मैं ये कहूँगा 11 और 12 में। 13, 14 या 15, 16 तक में जाएँ आगे देखें तो उसमें जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। आप ये कह सकते हैं लाइट से मॉडरेट रेंस रहेंगी। हाँ, ये कि जो वार्निंग वाली बात करें तो उसमें येलो, उसमें जो है जो इंटेंस स्पेल वगैरह है उसके लिए वो रखा गया, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इक्का दुक्का जगहों में ऐसा मिल ही जा रहा है कि 3-4 सेंटीमीटर रेंज जो है विद इन आवर जो है वो मिल जाती है। तो उससे भी छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो होती है कहीं ना कहीं। तो यही मैंने कहा है कि जो है अभी अगर 5 से 6 दिन की बारिश बात करें ओवरऑल तो जो मौसम की एक्टिविटी सामान्य या सामान्य से कम रहने वाली है। हल्द्वानी, लाल कुआं और चोरगलिया इलाके में विगत दिनों हुई मूसलाधार बरसात के बाद जलभराव से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। घरों का सामान और राशन भी बर्बाद हुआ है। साथ ही नदियों से खेतों का कटाव भी जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नुकसान का आकलन करने के साथ ही तत्काल सहायता राशि भी दी गई जा रही है। जिला प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के भीतर सहायक राशि पहुंचने का प्रयास कर रही है। हल्द्वानी तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि अब तक 48 परिवारों को आपदा मद के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। हल्द्वानी में कुछ जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे कुछ लोगों के घरों में पानी भरा और उनके राशन का तथा कपड़ों का नुकसान हुआ है, जिसके क्रम में उनको मानकों के तहत राशि का वितरण किया जा रहा है। ऐसे कुल 48 परिवार हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिनको अभी तक भुगतान किया जा चुका है। मैं मुखानी खड़कू चोरगलिया नैनीताल से बोल रही हूँ। हमारे क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बहुत ही नुकसान हुआ। बरसात की पहली बारिश में ही काफ़ी आपदा आ रही है। पानी हर जगह पानी का भराव हो चुका है और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी चोरगलिया क्षेत्र में ग्राम आमखेड़ा के मुखानी खड़कू गांव है, उसमें 8 तारीख को रात्रि में काफ़ी पानी भर गया था। पूरे घरों में पानी भर गया था, जिसके सुबेरे हमें प्रशासन को सूचित किया गया
प्रशासन से पटवारी जी और अन्य अधिकारी जी आते यहाँ पर जांच की गई और उसमें प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत चेक दिए जा रहे हैं, जिसके बाद 5,000 की धनराशि है। इससे क्षेत्रवासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। 4 धाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। अब 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है सुचारू रूप से, उसको रोकी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बरसात होती है, बरसात होने के समय लोगों को एडवाइज यही किया जाता है कि लोग न निकलें, ट्रैवल न करें, क्योंकि बरसात के कारण पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का डर रहता है और खतरे की संभावना बनी रहती है। तो बरसात जब हो रही है उसको देख के बाकी समय 4 धाम यात्रा पे लोग जा सकते हैं, पर्वतीय मार्ग पे यात्रा कर सकते हैं। वही चीज़ आदि कैलाश यात्रा पे भी लागू होती है। बरसात के समय ट्रैवल करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा सा खतरा रहता है इसमें। रामनगर जिले में भी भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। इन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। ये बरसाती नाला है, पर इसमें रिक्शा लेना बहुत दुश्मन अपने जान का जोखिम बराबर होता है। पर अगर नाले को देख के भी अगर आप इस बरसाती नाले में गाड़ी डाल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें और थोड़ी देर बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें, जिससे कि आपकी जान सुरक्षित रहे। ऋषिकेश में घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की 4 टीमें लगाई गईं। कई लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। एसडीआरएफ की टीम का बनबसा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, लेकिन जान की हानि कहीं नोटिस में नहीं आई अभी तक। ये बताया गया है जो वहाँ पे कंट्रोल उससे जो है या से भी अभी बात हुई वहाँ। तो ये अच्छी चीज है कि जो वार्निंग थी आप लोगों ने भी इसको काफी वो किया है, बोला है। तो उस वजह से जो लोग भी अपना सतर्क रहे और जहाँ पे भी वो कोशिश कर सकते हैं अपना सेफ जगह पर गए। तो जान का नुकसान की अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जलभराव वगैरह जो स्थिति है काफी गंभीर अभी है। तो टाइम लगेगा लोगों को निकालने में और उसमें भी थोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इमरजेंसी हालात में तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। लक्सर और कानपुर में टूटे हुए गंगा एवं सलूनी नदी के तटबंधों की मरम्मत कराए जाने की मांग को लेकर हरिद्वार से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। वीरेंद्र रावत ने कहा कि गंगा में फ्लड आने की वजह से कानपुर और लक्सर में गंगा और सलूनी के तटबंधों के टूटे होने की वजह से भीषण बाढ़ आती है। कई वर्षों से तटबंधों का पुनर्निर्माण नहीं हो सका है। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह जनहित में लोगों की परेशानी को देखते हुए तटबंधों की मरम्मत एवं पैचिंग का कार्य पूर्ण करे ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि गंगा किनारे के जो तटबंध हैं, जिनको कांग्रेस के ज़माने में हरीश रावत जी की सरकार ने तटबंध बनाए थे, वो तटबंध लगातार जो है टूट रहे हैं। और हर बार पिछले बरस भी लगभग 52 गांव जो है उससे त्रस्त रहे। और आपने बाजार में देखा होगा कि सोलानी नदी आने से लक्सर बाजार में भी छाती तक पानी था। तो इन पूरे वर्ष में, चुनावी वर्ष भी रहा, पूरे वर्ष में सरकार चेती नहीं, बार बार हमने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ने जो है उसका न तो मरम्मत की, पुनर्निर्माण तो छोड़ दीजिए, उनका जो है मरम्मत तक नहीं की।
और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के टाइम में ये तटबंध बनाए गए और बहुत तेज़ी से बनाए गए और शासन स्तर के उच्च अधिकारी, डीएम, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित मंत्री, इंचार्ज मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तटबंधों का निरीक्षण करते रहते थे। वो स्थिति अब नहीं है। ना तो कोई सत्ता से जुड़े हुए शासन स्तर के कोई अधिकारी आ रहे हैं, ना जिले के प्रभारी मंत्री को चिंता है कि वो तटबंधों का निरीक्षण करें जाकर के। तो ये स्थिति है, अगर नहीं सुधरती, नहीं ये पुनर्निर्माण करते, नहीं मरम्मत करते, तो इसके लिए कांग्रेस आंदोलन। खबर ऋषिकेश से है। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए भनियावाला निवासी विनोद सिंह का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ मुनकरेती स्थित पूर्णानंद घाट पर लाया गया। यहाँ गमगीन माहौल में शहीद विनोद सिंह पंचतत्व विलीन हो गए और मौके पर गढ़वाल राइफल की 3 यूनिट सैन्य सम्मान के लिए पहुंची। सैनिकों ने सबसे पहले शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए, फिर 8 जवानों ने हवा में 3 राउंड गोली चलाकर सलामी दी। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से कायराना घटना दुश्मनों के द्वारा की गई, आतंकियों के द्वारा की गई, और उसमें मेरे उत्तराखंड के 5 लोग शहीद हुए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, पूरे उत्तराखंड में क्षोभ है, गुस्सा है, और निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति आज उम्मीद कर रहा है कि इनका बदला जरूर सरकार लेगी। और यहाँ चूँकि टिहरी का जिला प्रभारी होने के नाते पूर्णानंद घाट पे विनोद भंडारी, जो हमारा टिहरी का रहने वाला था, उसका अंतिम संस्कार में आपने देखा ही है कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी थी। एक एक व्यक्ति उसको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा था। यहाँ पे देखिए बहुत दुखद घटना है, और जिसमें 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए और 5 ही जवानों की शहादत हुई और 5 उत्तराखंड के हुए, तो पूरे उत्तराखंड में इसको लेके गमगीन है। और ये शहादत उत्तराखंड की वीरता का प्रतीक है कि उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड के लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निसंदेह किसी का जाना बहुत दुखद होता है, पूरे परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन ये एक ऐसी मौत है जो आदमी को अमर कर देती है। तो इन 5 का बलिदान। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के एक शिष्टमंडल ने खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से मुलाकात कर खटीमा तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भीषण अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने का, नुकसान पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के साथ प्रभावित क्षेत्रों में भोजन व राशन वितरण करने के, क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र खटीमा और नानकमत्ता के पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ अपनी पूरी टीम को, सारे पटवारियों को, जिले में से अतिरिक्त 12 पटवारियों को भी बुला करके आकलन कराने के लिए कहा गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तत्काल सबको राहत मिलेगी और सभी विभागों को भी आदेशित किया है कि वो अपने अपने स्तर से सारा आकलन और तात्कालिक दी जाने वाली सुविधाएं, खासकर लोक निर्माण विभाग सभी खंडों का तुरंत फौरी तौर पर प्रत्याशा में काम कराए, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। आकलन के लिए कहा गया है। अभी एसडीएम साहब जा रहे हैं, उनके साथ बैठक है। व्यापारियों का भी आपदा में कितना कैसे संभव होगा, या माननीय मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री राहत कोष में या आपदा राहत में जो भी फौरी सुविधाएं मिल पाएंगी उसकी बात होगी। 3-4 दिन से यहाँ पर काफी अतिवृष्टि जिससे काफी यहाँ पर नुकसान हुआ, जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल यहाँ दौरा था, कमिश्नर साहब भी आए तो जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर थे, सारे लोग बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। आज ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्वे किया जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हमारे राजस्व निरीक्षक के माध्यम से करेंगे और जहाँ पर भी जिसको पैतृक सहायता प्रदान की उसको तत्काल पैतृक सहायता प्रदान करेंगे। जहाँ पर फूड पैकेट्स की आवश्यकता है फूड पैकेट्स किए जाएंगे और जहाँ पर लगता है नुकसान अधिक हो गया है, दुकानदारों का जैसे सामान काफी नष्ट हुआ है, इसकी रिपोर्ट हम शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे, उनकी भी सहायता की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले में इन दिनों साल भर पहले पूर्व
हुए पंतनगर क्षेत्र में हुई रेप पीड़िता के सुसाइड का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे और राजनीतिक मोड़ आने के बाद किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के द्वारा आमने सामने होकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। विधायक बेहड़ के द्वारा थानाध्यक्ष पर मुकदमे की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया था और अब पूर्व विधायक शुक्ला ने एसएसपी कैंप कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और उधम सिंह नगर जिले में के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कर्मचारियों की गलती बताते हुए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से माफी मांगी। जानकारी के अनुसार किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पंतनगर के एक मामले में एसएसपी से मिलने उनके कैंप कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी था, लेकिन कैंप आवास में तैनात पुलिसकर्मी ने पूर्व विधायक के साथ आए लोगों को रोक दिया। इस बात से नाराज पूर्व विधायक और उनके समर्थक एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कप्तान साहब से बकायदा समय लेकर यहाँ आया और मैंने कहा मैं पीड़िता के माता पिता को और अपने पार्टी के लोगों के साथ आ रहा हूँ। कप्तान साहब ने मुझे समय दिया, उस समय पर मैं यहाँ आया, लेकिन मेरे आने के बाद इनके जो संतरी हैं उन्होंने मेरे साथ और मेरे लोगों के साथ बदसलूकी की। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं कप्तान साहब से पूछ कर आया हूँ, मुझे मालूम है ये रेजिडेंस है और ये मुझे मालूम है कि यहाँ लोग नहीं आए, लेकिन मैं आज स्पेशल कारणों से मुझे आना पड़ रहा है और कप्तान साहब ने मुझे कहा आइए तब मैं आया हूँ, लेकिन इनके संतरी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष थे, पार्टी के और लोग थे, सबको धक्का दिया यहाँ और केवल मुझे कहा आप अकेले जाइए, मैं कहा अकेले नहीं जाऊँ। अब तो एसएसपी साहब आ गए, मैं बात करूँगा। ये बताइए कि अपनी सरकार में आपको लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। शुक्ला जी, अपनी सरकार में आपको धरने पर बैठना पड़ जा रहा है, तो इससे क्या साफ दिखता है कि आप जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आपकी सरकार भी है, सत्ते में आपकी सरकार, लेकिन फिर भी आपको धरने पर बैठना पड़ जा रहा है एसएसपी आवास की। सरकार का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार के पक्ष के लोग हैं उनकी बेइज्जती की जाएगी। मानसून सीजन के दृष्टिगत वन विभाग द्वारा नेशनल हाईवे 109 के किनारे 700 पेड़ लगाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने नेशनल हाईवे 109 पर चल रहे वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये जब NH 87 का निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी तो काफ़ी संख्या में वृक्ष काटे गए थे। तो आज जो ये वनीकरण हम देख रहे हैं इसमें हम नगला चौराहे से लेकर लालकुआं के मध्य 700 पौधों का वनीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर लालकुआं से हल्द्वानी की तरफ भी हम लोग पौधे लगाएंगे। तो ये सारे के सारे पौधे उस क्षतिपूर्ति के लिए हैं जो कि वृक्ष हमने इस मार्ग के निर्माण में काटे हैं। देखिए, वृक्षारोपण की अपने आप में हमेशा से ही महत्ता रही है और वर्तमान में विकास के दौर में, आधुनिकता के दौर में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ वृक्षों का रोपण अवश्य करें, न केवल रोपण करें बल्कि उनको बड़ा करने में भी उनकी देखभाल भी करें। इसी क्रम में आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वन विभाग ने हमेशा ही वृक्षारोपण को मिशन के रूप में लिया है।